हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विकास रस्तोगी है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस। बच्चों, आप लोगों के लिए फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में हम फंक्शन से रिलेटेड सारी थ्योरी और ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के साथ। देखिए, मैंने लिखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन लिखा है f जो जा रहा है a से b तक, a टू b जा रहा है। ठीक है, ये जो x है ये कहलाता है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी वैल्यू मैं मेरे मन से मान रख सकता हूँ। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखी और 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ऐसे x की वैल्यू मैंने अपने मन से 2 रखी तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो जो x की वैल्यूज हैं ये मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती हैं और इनका जो पूरा सेट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। इसका मतलब जैसे मैंने 1, 2, 3 और -1 माने, तो इस सवाल का जो मेरा डोमेन है वो 1, 2, 3, -1 हो गया। डोमेन को बच्चों हम प्रांत बोलते हैं। तो इस फंक्शन में जो प्रांत है वो मेरा 1, 2, 3, -1 कहलाएगा। बच्चों, अब बात आती है कोडोमेन क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है। जो y के जो पूरा घर होता है ये जो b है ये मेरा सह प्रांत कहलाता है। जैसे 1, 4, 9 और -3 ये मेरा पूरा घर कोडोमेन कहलाएगा। चाहे इसमें ये वैल्यूज कुछ इससे जुड़ी हुई हैं x से और चाहे कुछ नहीं जुड़ी हुई, लेकिन ये जो पूरा घर है ये मेरा सह प्रांत या कोडोमेन होगा। अब बात आती है, एक और टर्म आता है, वो आता है रेंज। परिसर क्या होती है? देखिए, 1 मेरा एक ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज 1 है, 2 एक ऑब्जेक्ट है उसका स्क्वायर करा 4 इमेज आएगी, 3 की भी इमेज 9 आई और -1 की भी 1 है। तो ये जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं ना, इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स और इनको बोलते हैं इमेजेस। तो ये जो इमेजेस हैं इनका सेट मेरा रेंज कहलाता है। देखिए, कोडोमेन तो पूरा घर हुआ, लेकिन जो जो जुड़े हुए हैं 1, 4, 9 ये मेरी इमेजेस हुई और इनका जो सेट होगा वो मेरा रेंज कहलाता है। तो कुल मिला के हम पे 3 टर्म आए। पहला आया डोमेन, मीन सर x की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सेट मेरा डोमेन कहलाएगा। ये पूरा घर जो b है ये मेरा पूरा घर, जो किसी वो जो एलिमेंट है वो चाहे किसी की इमेज हो या नहीं हो, ये पूरा घर मेरा कोडोमेन या सह प्रांत कहलाएगा। और जो जो सिर्फ जुड़े हुए हैं, जो जो इन ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस हैं उनका जो पूरा सेट है 1, 4, 9 वो मेरी रेंज या परसर कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने बात कर ली डोमेन की। प्रांत क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद मैंने आपको डायग्राम से बना दिया कि डोमेन क्या होगा। देखिए, डोमेन मेरा 1, 2, 3 और -1 आ गया बच्चों। इसी तरीके से सह प्रांत क्या होगा, ये जो पूरा b एक सेट है 1, 4, 9, -3 ये मेरा सह प्रांत या कोडोमेन कहलाएगा मेरे बच्चों। उसके बाद रेंज मैंने आपको बता दी, जो जो जुड़े हुए हैं जैसे 1, 4, 9 मेरी रेंज कहलाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसके ऊपर हम बात करते हैं कुछ। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले है 1, 1 फंक्शन एक एकी फलन। देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट की ABC ऑब्जेक्ट है और ये अल्फा, गामा और डेल्टा इसकी इमेजेस हैं, जब एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज होगी तो हम उसे बोलेंगे 1, 1 फंक्शन, ये एक एकी फलन। मतलब एक ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक इमेज होगी। ठीक है, जब बच्चों मैनी ऑब्जेक्ट की, देखिए B की इमेज कितनी है डेल्टा और C की भी इमेज डेल्टा है, तो मैनी ऑब्जेक्ट की जब एक इमेज होगी तो हम उसे मैनी वन या बहु एक फलन बोला करेंगे। मतलब 1, 1 में एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज, मैनी वन में मैनी ऑब्जेक्ट की सेम इमेज। ठीक है, अब एक टर्म आता है ऑन टू। ऑन को उल्टा पढ़ता हूं तो ऐसा लग रहा है नो लिखा हुआ है। तो कैसे? नो का मतलब यहां पर एक भी एलिमेंट खाली ना हो। मींस इस केस में मेरा जो कोडोमेन है वो पूरा बी सेट है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये पूरा घर मेरा कोडोमेन था, सह प्रांत था। और जो जो जुड़े हुए होते हैं वो मेरी रेंज होती है। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा यही मेरी रेंज आ गई। तो इस केस में रेंज और कोडोमेन बराबर हो गई। मतलब यहाँ पे एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहा, मतलब नो एलिमेंट रिमेन एम्प्टीड ओवर हियर। मतलब जब रेंज बराबर कोडोमेन होगी मींस यहाँ पर एक भी एलिमेंट खाली नहीं है। मतलब ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो किसी की इमेज ना हो। मतलब यहाँ पर जो भी है वो किसी ना किसी की इमेज होगा सवाल में। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। मतलब रेंज बराबर कोडोमेन होगा तो इसे बोलेंगे ऑन टू। और बच्चों इनटू क्या बोलेंगे? जब यहां पर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इस पूरे घर में तो है लेकिन वो किसी की इमेज
नहीं है। देखिए बी में डेल्टा तो है लेकिन वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो इस केस में रेंज तो आई अल्फा बीटा गामा, लेकिन कोडोमेन हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इस केस में रेंज जो है वो सबसेट आई कोडोमेन की, प्रॉपर सबसेट आई कोडोमेन की, मतलब कम से कम एक एलिमेंट खाली है। तो उस सिचुएशन को बोलेंगे हम इनटू फंक्शन। बात समझ में आई? अब ये जो चारों डायग्राम थे इनसे हम फंक्शन की डेफिनेशन बनाते हैं, देखते हैं कैसे। तो जो पहली सिचुएशन थी वो थी बच्चों ये, देखिए 1 1 ऑन टू बोल सकता हूं, मतलब एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज है और यहां पे एक भी एलिमेंट खाली नहीं है। दूसरा डायग्राम मैं ऐसा बना सकता हूं, देखिए 1 1 है और यहां पे एक एलिमेंट ऐसा हो जाए जो खाली रह जाए, जो किसी की इमेज नहीं हो। तो इसको मैं बच्चों बोलूंगा 1 1 इनटू बोलूंगा ना, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज है और रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन की, मतलब कम से कम एक खाली है। तीसरा डायग्राम मैं बनाता हूं बच्चों, मैनी 1 कर दूं और ऑन टू, मतलब यहां पे एक भी खाली नहीं है। तो देखिए ये कितना आया, मैनी 1 ऑन टू है बच्चों। और चौथा डायग्राम बताइए क्या आएगा, इस तरीके से होगा और यहाँ पे एक एलिमेंट कम से कम एक खाली हो जाए, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक तो होना चाहिए। तो ये हो जाएगा मैनी 1 इनटू। अब ये जो चार डायग्राम बनाए हमने, ये ही मेरे फंक्शन है। तो इनमें देखने वाली बात क्या है, सर कई बार आप यहाँ पे खाली छोड़ देते हो, सर कई बार आप यहाँ पे खाली नहीं छोड़ते, कई बार आप यहाँ पे खाली छोड़ देते हो, ये किसी से भी नहीं जुड़ा हो, और कई बार नहीं छोड़ते। इस मीन्स कई बार आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो नहीं भी, लेकिन चारों डायग्राम में यहाँ पे खाली नहीं छोड़ रहे। देखिए यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इससे नहीं जुड़ा हुआ, मतलब डोमेन के हर ऑब्जेक्ट की इमेज होनी कंपलसरी है। मतलब यहां पर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो इसके किसी कोडोमेन के किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा। मींस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन वो शुड बी एसोसिएटेड विद इट्स कोडोमेन, मतलब डोमेन का हर अवयव किसी ना किसी कोडोमेन के एलिमेंट से जुड़ना ही चाहिए, पहली सिचुएशन। दूसरी, सर इस डायग्राम में हमने देखा कई बार आप लिखते हो 1 1 और कई बार बोलते हो मैनी 1, कई बार बोलते हो 1 1, कई बार बोलते हो मैनी 1, लेकिन सर कभी आप इस तरीके की सिचुएशन नहीं बना रहे 1 मैनी, मतलब जैसे इस तरीके की सिचुएशन नहीं बना रहे। देखिए इस तरीके की सिचुएशन में क्या होता है, अगर मैं ये बोलूं 1 की इमेज, तो कुछ बच्चे बोलेंगे 2 और कुछ बच्चे बोलेंगे 3, तो यहां पे 1 की यूनिक इमेज नहीं रही। लेकिन अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं 1 2 3, तो 1 ये 1 है और ये 2 है मेरे बच्चों और ये 3 है सपोज करो, तो मैं 1 की इमेज बोलूंगा तो सारे बच्चे 3 बोलेंगे, मैं 2 की इमेज बोलूंगा तो सारे बच्चे 3 बोलेंगे। तो यहां पे मैनी 1 में यूनिक इमेज तो रही ना। तो कुल मिला के सर मैनी 1 अलाउड है लेकिन 1 मैनी अलाउड नहीं है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की मैनी इमेजेस नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट की मैनी इमेज हो गई तो यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। तो फंक्शन की डेफिनेशन अब देखिए क्या बनी, हमने इन दोनों को क्लब कर देते हैं। कैसे, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, वो इसके लिए हुआ, शुड बी यूनिकली एसोसिएटेड विद इट्स कोडोमेन। यूनिकली इस वजह से हुआ ताकि यूनिक इमेज आए, मतलब 1 मैनी नहीं होना चाहिए। तो इसको बच्चों हम एक फंक्शन कहेंगे a टू b या x टू y, जहां x a का मेंबर होगा और y b का मेंबर होगा। तो ये मेरी फंक्शन की डेफिनेशन बनी, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 2 दिया है r2r। r2r मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब x की भी वैल्यूज सारी रियल ले सकते हैं और y की भी वैल्यूज आपकी सारी रियल ले सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं बच्चों, ये फंक्शन है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं ये सोचता हूं ये फंक्शन है भी या नहीं। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 डाल रहा हूं तो y आ गई, 4 डाल रहा हूं तो y आ गई। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल रहा हूं तो y की यूनिक इमेज नहीं आ रही ना। तो डोमेन में 2 तो है और डोमेन में खाली रह गया, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर उसने कहा नहीं नहीं ये एक फंक्शन है, इसका डोमेन बताइए, तो अगर ये फंक्शन है और इसका डोमेन निकालना है तो मुझे वो सारे एलिमेंट इसकी डोमेन में से निकालने पड़ेंगे ना जिनकी इमेज ना हो। तो यहां पर एक एलिमेंट ऐसा है जो इससे नहीं जुड़ा हुआ, तो डोमेन में से मुझे 2 को निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर 2 रह जाएगा
तो डोमेन में खाली रह जाएगा और ये फंक्शन नहीं बचेगा। तो दो बातें हुई, अगर मैं पूछ रहा हूं ये फंक्शन है या नहीं तो आप कहेंगे फंक्शन नहीं है क्योंकि दो की इमेज नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये फंक्शन है तो आप कहेंगे हाँ सर ये फंक्शन है, लेकिन इसका डोमेन फिर r-2 है, मतलब दो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले लीजिए सर आप, क्योंकि अगर दो ले लेते तो ये फंक्शन को जिंदा ही नहीं छोड़ता। बात समझ में आई? तो उसने पूछा ये फंक्शन है, इसका डोमेन बताइए, तो बच्चों इसका डोमेन r-2 आया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आया, उसने कहा ये ग्राफ दिए, कोई डेटा नहीं दिया, ये ग्राफ दिए, अब मुझे चेक करना है बच्चों इनमें से कौन कौन सा ग्राफ फंक्शन है यानी। अब लगता है सर पढ़ाया तो आपने क्या और पूछ आप क्या रहे हो, तो जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास एक टेस्ट है, उसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। आपने एक लाइन ऐसे खींची वाई एक्सिस के पैरेलल, देखिए इसने x की एक वैल्यू के लिए y की दो इमेजेस दे दी, एक तो ये दे दी और एक ये दे दी। इसका मतलब x की एक वैल्यू के लिए, जैसे सपोज करिए x 1 है तो y की इसकी दो इमेजेस मिल जाएंगी, तो ये वन मैनी हो गया ना। इसका मतलब वन मैनी फंक्शन नहीं होता। तो अगर हम चारों डायग्राम में देखें तो ये ग्राफ y एक्सिस को x की एक वैल्यू के लिए y की कम से कम दो वैल्यू दे रहा है, तो ये एक भी ग्राफ फंक्शन नहीं है। आप समझिए, दोबारा बोल रहा हूं, x की एक वैल्यू के लिए y की आपको दो इमेजेस मिल गई, x की एक वैल्यू के लिए आपको y की दो इमेजेस मिल गई, मतलब ये वन मैनी हो गया, एक ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस आ गई, जो कि फंक्शन पॉसिबल नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन में यही था, एक तो डोमेन में खाली नहीं होना चाहिए था और एक वन मैनी मैपिंग अलाउड नहीं होती, वन मैनी फंक्शंस अलाउड नहीं होते, मैनी वन अलाउड होते हैं। तो इनमें बच्चों एक भी ग्राफ फंक्शन नहीं है। बात समझ में आई? अब हम कुछ फंक्शंस की डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले आता है कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। देखिए इसका ग्राफ देखें आप, तो y इक्वल्स टू सपोज करिए c दे रखा है, तो देखिए अब x की वैल्यू आप 1 डालें तो भी y c आएगा, x की वैल्यू 2 डालें तो भी y c आएगा, तो x की वैल्यू आप कुछ भी डालें y हमेशा c आ रहा है। तो ये एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल आ गया ना। अब c पॉजिटिव भी हो सकती है, c नेगेटिव भी हो सकती है, कुल मिला के ये एक फंक्शन है। हाँ ये फंक्शन है, सो देखिए हम वर्टिकल लाइन से चेक कर सकते हैं, x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है, तो ये फंक्शन है। और इसका डोमेन क्या हुआ? डोमेन तो बच्चों x की सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका डोमेन तो रियल नंबर हुआ, लेकिन रेंज सिर्फ c आई ना, सिर्फ एक ही एलिमेंट इमेज आ रही है ना, बार बार c आई ना। तो ये मेरा सबसे पहला जो फंक्शन है वो मेरा कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन कहलाता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बच्चों? अगर एक फंक्शन फिर r से r दिया है और ये y बराबर x लिखा है, तो देखिए x बराबर 0 पे y बराबर 0, x बराबर 1 पे y बराबर 1, x बराबर 2 पे y बराबर 2, x बराबर -1 पे y बराबर -1, तो x की हर वैल्यू के लिए y आ रहा है ना। तो देखिए ये एक आइडेंटिटी फंक्शन आया, तत्समक फलन आया। इसका डोमेन x की सारी वैल्यूज पॉसिबल है बच्चों, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, पॉइंट्स वाली भी, तो इसका डोमेन तो रियल नंबर हो गया। और रेंज y की भी सारी वैल्यूज आ रही हैं, पॉजिटिव भी सारी आ रही हैं, 1 2 3 भी आ रही हैं, पॉइंट्स वाली भी आ रही हैं, -1 -2 -3 भी आ रही हैं, y की पॉइंट्स वाली भी आ रही है, -1.5 भी आ रहा है, तो इसकी रेंज भी रियल नंबर हो गई। तो डोमेन और रेंज इसके दोनों रियल नंबर हो गए ना। देखिए तो ये मेरा सेकंड ग्राफ था, मेरा आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन का मेरा ये ग्राफ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों मापांक फलन या मॉडुलस फंक्शन। मॉड क्या करता है बच्चों? नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। जैसे 2 का मॉड 2 होगा, -2 का मॉड भी 2 होगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देगा। अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, 1 2 3, तो मेरा आंसर 1 2 3 आ रहा है, x ही आ रहा है। लेकिन अगर x की वैल्यू मेरी 0 से छोटी है, जैसे -1 है, तो आंसर मेरा 1 आ रहा है। तो मैं मॉड अगर हटाऊंगा तो मैं -x लिखूंगा, ताकि जब x की वैल्यू में -1 डालूं तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आ जाए। इसका मतलब डेफिनेशन होती है, अगर x 0 या 0 से बड़ा है तब तो हम उसे x बोलते हैं, और अगर x 0 से छोटा है तो हम उसे -x बोलते हैं ना फंक्शन को। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखिए क्या आएगा, 0 पे 0 आएगी, 1 पे 1 आएगी, 2 पे 2 आएगी, 3 पर 3 इमेज आएगी, -1 पे लेकिन बच्चों 1 आ जाएगी ना। देखिए -1 का भी मॉड 1 हो जाएगा, -2 पे भी 2 आ जाएगी, तो मेरा इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, मॉडुलस का ग्राफ। बात समझ में आई? तो इसका डोमेन, तो देखिए डोमेन तो x की सारी वैल्यूज का सेट होता है, तो डोमेन तो x की सारी वैल्यूज के लिए y आ रहे हैं ना, पॉजिटिव भी हो चाहे नेगेटिव भी हो, चाहे पॉइंट्स वाले हो चाहे फ्रैक्शन हो, सबके लिए आ रहा है। तो डोमेन तो मेरा रियल नंबर हो गया। डोमेन बच्चों मेरा कितना हो गया?
रियल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया। और जो मेरी रेंज है, रेंज देखिए, रेंज है वाई की वैल्यूज। तो बच्चों वाई की वैल्यूज देखिए कभी नेगेटिव नहीं आ रही, नीचे नहीं है, तो इसलिए वाई की वैल्यू 0 बाई आ रही है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 0.1 भी, 0.2 भी। तो जो रेंज है वो मेरी 0 से इन्फिनिटी आ गई। देखिए 0 को मैंने इंक्लूड करा है क्योंकि 0 आ रहा है, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डजेंट हैव अ सर्टेन वैल्यू, इनकी फिक्स वैल्यू होती नहीं है, तो ये हमेशा ही ओपन इंटरवल में छोटी ब्रेसेस में आएंगी। बात समझ में आ गई? मॉडुलस का ग्राफ वी शेप का ग्राफ आता है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। इसको बच्चों इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन कहती है वो बड़े से बड़ा इंटीजर जो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, मींस जैसे 6.9 है तो ये राउंडेड ऑफ नहीं करते, 7 नहीं आएगा, इसके अंदर से बड़ा इंटीजर जो निकलेगा वो ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा 6 निकल सकता है ना, जो इसके बराबर हो या इससे छोटा होना चाहिए, तो वो 6 ही आएगा। जैसे अगर वो 5.8 का आंसर बोलूं तो बच्चों मेरा 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 का आंसर मेरा 6 ही आएगा। मैंने बोला था या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, तो अगर ये खुद इंटीजर होगा तो आंसर इंटीजर ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं -2.5 बोल रहा हूं तो बच्चों देखिए आंसर क्या आएगा? जी हाँ, -3 आएगा, क्योंकि -2 इससे बड़ा हो जाएगा और मुझे इससे छोटा लेना है। गॉट इट? जो बड़े से बड़ा इससे छोटा हो तो -3 आएगा ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूं तो देखिए ग्राफ देखते हैं इसका। देखिए 0 का 0 आएगा, 0.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों 0 ही आएगा, 0.2 का भी 0 ही आएगा, 0.99 का भी 0 ही आएगा, लेकिन 1 का 1 आ जाएगा ना। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, 0 से 1 तक तो 0 है, लेकिन 1 आते ही ये यहाँ पे चला गया, 1 आ गया। इसको बोलते हैं बच्चों ओपन इंटरवल ग्राफ में सर्किल को जब हम फिल नहीं करते, गोला बना के हम खाली छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट ओपन इंटरवल में, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, हम इसे यहाँ नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब हम सर्किल बना के फिल कर देते हैं उसको, तो हम बताते हैं ये पॉइंट यहाँ इंक्लूडेड है। इसलिए देखिए 1 का आंसर 1 आ गया, लेकिन 0.9999 तक 0 रहेगा। ऐसे ही 1.1 का 1, 1.2 का 1, लेकिन 2 आते ही कूद के ये 2 पे पहुंच जाएगा। तो अब आपको फंक्शन का ग्राफ समझ में आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ समझ में आया। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो देखिए बच्चों डोमेन तो रियल नंबर आए, एक्स की सारी वैल्यूज आ रही हैं, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे डेसिमल वाली हो, सारी आ रही हैं। लेकिन रेंज या तो सिर्फ 0 आ रही है रेंज, या 1 आ रही है, या 2 आ रही है, पॉइंट्स में नहीं आ रहा है, या सीधे -1 आ रही है। तो जो रेंज है वो इंटीजर आई ना बच्चों। तो डोमेन तो रियल नंबर है और रेंज मेरी इसकी मेरे बच्चों इंटीजर आई। बात समझ में आई? एक और देखते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, लघुत्तम पूर्णांक फलन। अब देखिए स्मॉलेस्ट इंटीजर में क्या होता है, इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। स्मॉलेस्ट में क्या होता है, वो 9.7 का अगर मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर निकाल रहा हूं तो 10 आ रहा है, मतलब वो कह रहा है वो छोटे से छोटा इंटीजर जो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो। देखिए इससे बड़ा तो 9.7 का 10 आएगा ना, -5.78 का -5 आएगा ना। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम छोटा लेते थे और स्मॉलेस्ट इंटीजर में वो छोटे से छोटा जो उससे बड़ा या उसके बराबर हो। तो अगर आप उसका ग्राफ देखें तो अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 0 पे 0 आया, 0.1 का देखिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0.2 का 1 आ जाएगा, -0.1 का 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आप खुद ही ग्राफ बना सकते हैं। अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन तो फिर रियल नंबर आ गया बच्चों, एक्स की सारी वैल्यूज आ रही हैं, और रेंज फिर इंटीजर्स आ रही है ना, या तो 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 0 आ रहा है, या -1 आ रहा है, तो रेंज मेरा इंटीजर आ गया। बात समझ में आई? अगर हम अगला देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको बच्चों हम लिखते हैं, y को हम लिखते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखिए इसको निकालेंगे कैसे, जैसे 1.26 का फ्रैक्शनल पार्ट, इसको बच्चों हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो 1.26 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो देखिए कितना आएगा, पहले तो नंबर लिखूंगा 1.26 माइनस 1.26 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा जो कि 1 होता है, याद करिए। तो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.26 आया ना, इसका मतलब
1.26 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.26 आया। ऐसे ही थोड़ा सा और देखते हैं, अगर मैं बोलूं 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो अब बच्चों कितना आएगा? 0.9 ही आएगा। बात समझ में आई? 0.9 आएगा। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 का बताइए आप, तो 2 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा ना, क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। तो 1.9 का जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.9 आया, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट मेरा 0 आया। अगर मैं -1.2 लिखूंगा, तो अगर मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहा हूं तो देखिए कितनी आएगी डेफिनेशन से, -1.2 -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखिए -1.2 और -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, जो कि +2 हो जाएगा और ये 0.8 दे देगा ना। इट मीन्स अगर मैं ऐसे करूं, ये नंबर पॉजिटिव है तो फ्रैक्शनल पार्ट में डेसिमल के बाद वाला ले लूंगा, लेकिन अगर माइनस है तो मैं इस 0.2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख सकता हूं। मीन्स अगर मैं एक और लिखूं, जैसे -3.75 का मैं फ्रैक्शनल पार्ट लिखूं, तो अब आंसर आप निकाल सकते हैं ना, 0.25 आएगा ना, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख दूंगा। क्लियर हुआ? तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो देखिए 0 पे 0, 0.1 का 0.1, 0.2 का 0.2, 0.9 का 0.9, लेकिन जैसे ही 1 आएगा फिर मेरा 0 आ जाएगा। बात समझ में आई? इस तरीके से मेरा ग्राफ आने वाला है। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो देखिए डोमेन तो मेरा रियल नंबर आएगा, लेकिन जो रेंज आ रही है, देखिए रेंज या तो 0 आ रही है, 0.1, 0.2, लेकिन मैक्सिमम 1 कभी भी नहीं आ रही है। तो रेंज 0 तो आएगी, 0 तो इंक्लूड होगी, लेकिन 1 मेरी एक्सक्लूड होगी ना बच्चों। 1 देखिए कभी भी नहीं आ रहा ना आंसर में। देखिए भाई ना तो नेगेटिव आ रही, ना 1 से बड़ी आ रही, ना इवन 1 आ रही। तो देखिए क्या कहते हैं, हमारे पास डोमेन तो रियल नंबर आया, लेकिन रेंज 0 तो इंक्लूड है और 1 एक्सक्लूडेड है ना। बात क्लियर है फ्रैक्शनल पार्ट में? अब हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? चिन्ह फलन। इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों mod x अपॉन x। जब x 0 से छोटा होता है तब उसे हम -1 बोलते हैं, जब x 0 होता है तो वो 0, और जब x 0 से बड़ा होता है तो हम 1 बोलते हैं। 0 पे ये डिफाइंड है 0 होना, 0 पे डिफाइंड है ये कि 0 होना। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं तो देखिए उसने कहा x 0 से बड़े के लिए y 1 आने वाला है, x 0 से छोटे के लिए -1 आने वाला है, और 0 पे 0 आने वाला है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बना। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन तो रियल नंबर आ गया, पॉजिटिव भी वैलिड है, 0 भी वैलिड है, नेगेटिव भी वैलिड है, लेकिन रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट आए, या तो -1 आ रहा है, या 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है। तो इस बार पहली बार सेट आया। सेट में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे ना, इंटरवल में तो वहां से वहां तक सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन सेट में -1, 0, 1, इसका मतलब इसकी फैमिली में सिर्फ 3 ही मेंबर हैं, जो इसकी जो रेंज है वो 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, या तो 1 आ रहा है, या 0 आ रहा है, या -1 आ रहा है। बात समझ में आई? उसके बाद आता है हमारा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में बच्चों सिंपल सी बात है, इनवर्स हर एक के पॉसिबल नहीं होते। जरा ध्यान से देखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन, फिर हम रिवाइज करते हैं। एक तो डोमेन में खाली नहीं होना चाहिए, और एक 1 मैनी नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरी बात समझिए, अगर ये मैनी 1 है फंक्शन, तो अगर मैं इनवर्स करूंगा तो वो 1 मैनी हो जाएगा, और जो कि फंक्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब इनवर्स होने के लिए मैनी 1 अलाउड नहीं है, सिर्फ 1 1 होना चाहिए, क्योंकि जब 1 1 करेंगे और उसका उल्टा करेंगे तो भी वो 1 1 आ जाएगा, क्योंकि जितने भी मैनी 1 होंगे उल्टा करने में वो 1 मैनी दे देंगे, और 1 मैनी तो फंक्शन होता ही नहीं है, तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब अगर इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले फंक्शन को 1 1 होना चाहिए। इसी तरीके से मैं देखता हूं कि अगर फंक्शन मेरे बच्चों इनटू है, मतलब यहां पे कोई खाली है, तो अगर मैं इसका उल्टा करता हूं तो ये उल्टे क्वेश्चन के लिए तो डोमेन हो गई, और डोमेन में खाली रह गया तो भी ये फंक्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर मुझे इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो यहां पे एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मींस ये ऑन टू होना चाहिए ना। तो जब ऑन टू होगा तभी तो मैं उल्टा करूंगा, तभी तो डोमेन में एक भी खाली नहीं रहेगा। इसका मतलब पहली कंडीशन आ गई, जो इनवर्स है उसके लिए एक तो 1 1 का होना कंपलसरी है, दूसरा ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब एक है कि आच्छादक का ही इनवर्स पॉसिबल होगा। तो जो 1 1 ऑन टू होता है उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब अगर f इनवर्स निकालना है तो पहली बात तो ये तय हो गई, अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो इनवर्स क्या होगा, अगर f यहां से यहां जा रहे हो तो बच्चों
एफ इनवर्स मेरा B2A जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आपको? अगर पहली बात तो इनवर्स होने के लिए मैंने आपको बताया 1 1 on 2 होना जरूरी है, और अगर आप FA यहां से यहां जा रहे हैं तो इनवर्स मेरा यहां से यहां चला जाएगा। देखिए जरा, FA से B जा रहा है तो F इनवर्स मेरा B से A जाएगा। गॉट इट? उसके बाद आती है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शंस का संयोजन। तो देखिए, अब एक फंक्शन है FA2B और एक है GB2C। तो एक बार डायग्राम से देखते हैं। F एक फंक्शन है A2B और G है B2C। मुझे गॉफ निकालना है। तो देखिए, हम अंदर से बाहर चलते हैं। पहले हम A पे लगाएंगे, F मतलब गॉफ में पहले F पे लगाएंगे। F मेरा A से B गया और फिर B से C जाएंगे, तो जो गॉफ होगा वो मेरा A to C आएगा ना बच्चों। A से C जाऊंगा ना, ये बात पहले क्लियर करो। देखिए, ये F के डोमेन पे लगेगा, X जो होंगी वो इसके मेंबर होंगे, और जो इसका F की जो रेंज आएगी, अगर मुझे ये डिफाइन करना है गॉफ, तो G के कोडोमेन, ये जो G का डोमेन है उसकी सबसेट होनी चाहिए। मतलब जो F की जो रेंज आई है वो G के जो डोमेन है उसकी सबसेट होनी चाहिए, वरना आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो बात समझ में आई? तो उसने कहा अगर मुझे गॉफ एग्जिस्ट कराना है तो रेंज ऑफ F जो है वो G के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए, और आंसर मेरे कहां से जाएगा? A से C तक जाएगा ना बच्चों। बात समझ में आई? हम क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में हम थ्योरी कर रहे हैं, अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से मूव करता है। ठीक है? उसके बाद आता है दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं। बच्चों, दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन है, एक F और G। डायग्राम से समझते हैं। F और G दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? देखिए, जब डोमेन और डोमेन बराबर हो, F और G दोनों के डोमेन इक्वल हो, कोडोमेन और कोडोमेन भी इक्वल हो। देखिए, डोमेन में 1 2 तो इसका भी 1 2, कोडोमेन में 3 4 तो इसके भी कोडोमेन में 3 4 बराबर हो, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की सेम इमेज भी हो। बच्चों को लगता है फंक्शन को इक्वल करने के लिए सिर्फ दो ही चीजें चाहिए होती हैं, डोमेन डोमेन और कोडोमेन कोडोमेन बराबर कर दो। ऐसा नहीं है, तीन चीजें चाहिए होती हैं। डोमेन डोमेन भी बराबर चाहिए, कोडोमेन कोडोमेन भी बराबर चाहिए, लेकिन जो 1 की पर्टिकुलर पहले में जो इमेज आई है दूसरे में भी वही आनी चाहिए। देखिए, इधर 1 की इमेज 3 है और इधर 1 की 4 हो गई ना, तो इनके डोमेन डोमेन और कोडोमेन कोडोमेन बराबर हैं, लेकिन फिर भी हर ऑब्जेक्ट की जो सेम इमेज है वो नहीं आ रही ना, इसका मतलब ये फंक्शन इक्वल नहीं है। कुल मिला के इक्वल होने के लिए तीन चीजों की जरूरत होगी। डोमेन डोमेन भी बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन कोडोमेन भी बराबर होनी चाहिए, और इसमें F में जो 1 की इमेज आ रही है सेम G में भी 1 की वही इमेज आनी चाहिए। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो टू फंक्शन F एंड G आर सेड टू बी इक्वल कब? जब डोमेन ऑफ F डोमेन ऑफ G के बराबर हो, कोडोमेन ऑफ F कोडोमेन के G के बराबर हो, और fx बराबर gx भी हो। मतलब हर ऑब्जेक्ट की सेम इमेज हो, जो उसमें ऑब्जेक्ट की इमेज आ रही है सेकंड वाले में भी, अगर f में एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज आ रही है g में भी उस ऑब्जेक्ट की वही सेम इमेज आनी चाहिए, तभी वो बराबर होंगे और हम उन्हें इक्वल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।